हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सोनवानी एक बार फिर से आज की क्लास के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और पिछले क्लास में हमने सेल के बारे में और टिश्यू के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की थी और हमने अप्रोक्स 11 MCQ सॉल्व किया था पिछले क्लास में। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए सीधे चलते हैं 12वें नंबर के MCQ पे। ठीक है, मैंने जैसे पिछले क्लास में पहले ही बता रहा है भाई, रोज़ रोज़ मैं मोटिवेशन दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, हमारे पास समय बहुत कम पड़ जाते हैं। कल हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, लेकिन आज का मैं टारगेट बना के रख रहा हूँ कि हम थोड़ा आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें हम सीख पाएँ। ठीक है ना। एक चीज़ आप बिल्कुल ना भूलें, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो। ये कहना बहुत ज़रूरी चीज़ है, कारण कि इसके बगैर काम नहीं चलता। वीडियो बना रहे हैं तो ये चीज़ तो लगता ही है यार। यूट्यूब में आओ और आप लाइक ना करो और सब्सक्राइब ना करो तो ये मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, वैसे तो मैं अकेले ही बैठ के पढ़ सकता हूँ। ठीक है, और इसका कुछ पर्पस निकलेगा भी नहीं। ठीक है, मैं अकेले ज्ञान ले लूँगा और अकेले ही सारा कुछ कर लूँगा। लेकिन मैं अगर आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ मुझे चाहिए, आप लोगों का कंटिन्यूशन। हमेशा आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। और दूसरी बात यह कि आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो एक ही डिमांड है आप लोगों से कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो ये फिर दिल खोल के करें, इसमें कुछ आपका जाने वाला नहीं है, सिर्फ अंगूठा लेके सब्सक्राइब के बटन पे दबाना। ठीक है, तो कर दो यार, सिंपल सी बात है। उतना बार बार उस चीज़ के लिए नहीं बोलेंगे। आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, चलो आ जाओ। स्क्रीन पे आप जैसे देख रहे हो, द सेल ऑर्गेनल्स कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के भीतर वह कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरा उसी के यहाँ पे होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आप अच्छे से समझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा। सेल के भीतर कौन सा सेल ऑर्गेनल है जहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा साइटोप्लाज्म और चौथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके स्टडी कर लेते हैं अपन। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो प्रोटीन है तो प्रोटीन बना लेगा। ठीक है ना, प्रोटीन बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एटीपी बनाता है, एटीपी बनाएगा। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है जनरली बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन जैसे कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगा, इसमें प्रोटीन के सिंथेसिस होंगे इसी के भीतर। यहीं पे आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपके आयंस प्रेजेंट होंगे, कैटायन एनायन सारे यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। तो अधिकतर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं आपके सेल के भीतर तो साइटोप्लाज्म में होता है। और आप लोग ये बात याद रखना कि साइटोप्लाज्म भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स है, इसके बगैर आपका सेल जिंदा रह ही नहीं सकता। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट होते रहता है, हमारे बॉडी में, इंसान की बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होते रहता है सारे शरीर के भीतर। ठीक है, हर सेल ऑर्गेनल्स को पहुंचता है ब्लड। वैसे ही सेल के भीतर साइटोप्लाज्म जो होता है हमेशा साइकिल के हिसाब से साइकिलिंग करते हुए घूमते रहता है। इस प्रोसेस को साइक्लोसिस कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, आयंस अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम आप बोल सकते हो सेल का, जो यहाँ पे सेल के भीतर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंपल से कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो तीनों आंसर आपके नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा साइटोप्लाज्म। तो आप लोग करेक्ट आंसर आप देखें, साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन क्यों हुआ, कारण कि यहीं पे आपके सारे न्यूट्रिएंट्स के मॉलिक्यूल्स आते हैं, यहीं पे सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बनते हैं, यहीं पे क्या होता है सारे एनायंस कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस कहाँ पे होता है, सेल के भीतर साइटोप्लाज्म में। ये बात ध्यान रखें। यह क्वेश्चन जो है RRB स्टाफ नर्स 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 21/7/2019 में हुआ था एग्जाम, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, याद रखेंगे आप। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि ये आगे क्या होता है। नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रोटीन्स आर द
प्रोटीन्स दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका के बाहर जो प्रोटीन का इस्तेमाल होता है वह कोशिका के भीतर कहाँ बनते हैं वो सारे प्रोटीन। ठीक है, तो चलो अपन देख लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कोशिका के बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है भाई। ठीक है, आउटर सेल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है सेल का, तो आउटर सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन ज़्यादातर आउटर स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, हमने कल ही पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होता है, जो क्या होता है फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या करेंगे, जाके आउटर सेल वॉल में चिपक जाएंगे और बाहर यूज होगा उसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा पहला जो है ऑप्शन वो बोलते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पॉसिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ एटीपी बनते हैं, याद रखेंगे एटीपी बनता। दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है, कारण कि इसके ऊपर छोटे 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 आपके राइबोसोम चिपके रहते हैं। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने का काम है। सिंपल सी बात है, ये प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम का है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेल के बाहर जो काम में आने वाले प्रोटीन है सेल के भीतर कहाँ सिंथेसाइज होते हैं या कहाँ पे बनते हैं, तो सिंपल सा आप सेकेंड वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही जाएगा। थर्ड नंबर भी देख लेते हैं आंसर करेक्ट करने से पहले। थर्ड वाला बोल रहा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, उसमें राइबोसोम है नहीं, तो प्रोटीन का कोई रिलेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नंबर थर्ड भी गलत चला जाएगा, नंबर फर्स्ट नंबर थर्ड गलत, नंबर फोर्थ में चलते हैं अपन ऑन फ्री राइबोसोम। ऐसे राइबोसोम जो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते रहते हैं, क्या वो सिंथेसाइज करते हैं, हाँ प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सेल के भीतर ही होता है, ना कि सेल के बाहर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर आएगा वो कौन सा रहेगा, बताएं, बिल्कुल बताएं। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इधर देखो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन भी हम पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए। राइबोसोम आर अटैच अंडर द सरफेस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर यूज ऑफ आउटर साइड द सेल। फ्री राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन्स यूज इन द साइटोसोल फ्लूइड। ठीक है, एंड राइबोसोम इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस प्रोटीन यूज ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन द आउटर सरफेस। तो यहाँ पूरा एक डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया है जिसमें ये बोला गया है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम के पार्टिकल चिपके रहते हैं, जिसके वजह से वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और यह प्रोटीन सेल के बाहर जाके काम आता है। सेल के अंदर काम नहीं आता, बल्कि इसका इस्तेमाल सेल के बाहर किया जाता है। इसके अलावा जो फ्री राइबोसोम होते हैं जो साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, वो प्रोटीन का निर्माण करता है, पर उसका इस्तेमाल सेल के भीतर ही हो जाता है। ठीक है, आप थर्ड नंबर यहाँ पे बोला गया माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ राइबोसोम के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये राइबोसोम प्रोटीन जो बनाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ कोई रोल नहीं है, कारण कि यहाँ कोई राइबोसोम नहीं है जो प्रोटीन बनाए। सिंपल सा। एक चीज़ यहाँ पे और आया जो मैंने कल पढ़ा के रखा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? दोनों में डिफरेंस ये है कि साइटोसोल जो होता है, अगर आप सेल लोगे, सेल के भीतर अगर ये फ्लूइड वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं है भाई, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है, ओनली लिक्विड पोर्शन है, दैट इज अ साइटोसोल। ठीक है, अगर इसी सेल के भीतर हम क्या करें, फ्लूइड तो रखें, ठीक है ना, इसी सेल के भीतर हम क्या करें, चलो सेल है, सेल के अंदर हमने क्या कर लिया, न्यूक्लियस बना लिया, न्यूक्लियस के बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना लिए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लाइसोसोम बना लिए, ट्यूब्यूल्स बना लिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिए। अगर ये सारे चीज़ सेल ऑर्गेनल्स हैं फ्लूइड के साथ में भी, ठीक है, फ्लूइड के साथ में भी, तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर सेल के भीतर सिर्फ
फ्लूइड पोर्शन ही है तो उस फ्लूइड पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल। अगर फ्लूइड के साथ में सेल ऑर्गेनल्स भी आ जाते हैं तो उसको एक साथ बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, हमने कल ये कंसेप्ट क्लियर करा रखा था, ठीक है। एक बार फिर से मैंने बता दिया, आई होप इसका रिवीजन हो चुका होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस चीज़ का निर्माण होता है, सिंपल से ये क्वेश्चन बोला गया है, उसके अलावा कुछ आप मत करो, ठीक है ना। क्या बोला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस चीज़ का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, दो चीज़ है। लिपिड जो है सिंपल सी गोल्जी अपरेटस में जाता है, सिस्टर्नी वगैरह वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके अलग अलग पार्ट हैं गोल्जी अपरेटस के, ठीक है। वहाँ पे लेकुर्नी वगैरह अलग अलग पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे जाके लिपिड का पूरा जो मेटाबॉलिज्म होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, लिपिड का गोल्जी बॉडी में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो पूरा सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होगा आपका, देखो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस तो वहाँ हो नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। कार्बोहाइड्रेट जितने भी आते हैं सेल के भीतर वो एटीपी का निर्माण कर लेता है, तो कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइज होता है, जनरली सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, ये बात भी रखा है। विटामिन से आपको आउटर सरफेस से मिलता है, लेकिन प्रोटीन जो है आपका कहाँ से निर्माण होता है, राइबोसोम से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खास करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम चिपके हुए मिलेंगे, और ये राइबोसोम जो है काम करते हैं प्रोटीन बनाने का, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन निर्माण करने का। बीएसएफ स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया सवाल, ठीक है, तो ध्यान दे ये वाला। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा होते रहता है। चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। देखो इसका सही आंसर में टिक लगा दें भाई, पहले मिटाओ, ठीक। सही आंसर इसका है प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ। प्रोटीन सिंथेसिस किसका कार्य है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, और ये डिफरेंट सेंट्रल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। सबका आंसर एक ही आना है कि भाई प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, कौन सा प्रोटीन सेल के बाहर यूटिलाइज होता है और कौन उसको निर्माण करता है, कौन सा सेल के भीतर कौन से प्रोटीन का इस्तेमाल होता है और उसका निर्माण कौन से राइबोसोम करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ राइबोसोम से पूछ रहा है, प्रोटीन से रिलेटेड पूछ रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन सिंपल सा यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे कहीं पे आपको राइबोसोम दिख रहा है क्या, कहीं पे राइबोसोम दिख रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं दिख रहा है। दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपके रहते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, तो ये काम कहाँ पे हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी अपरेटस बिल्कुल नहीं, फैट सिंथेसिस होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी बनेगा, ठीक है। तो जनरली आपका नंबर 1 भी गलत, नंबर 2 आपका सही रहेगा, ठीक है। नंबर बी करेक्ट आंसर, नंबर सी गलत, नंबर डी भी गलत। एम्स भोपाल में नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 2018, उसमें पूछा गया, ठीक है। तो बारीकी से पढ़ें, कंटिन्यूएशन बनाए रखे हैं स्टूडेंट, और जितने भी ऐसे कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं बारीकी से पढ़ें, बिल्कुल बारीकी से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि भाई आपको लगता है कि छोटे चीज़ें हैं, पर ऐसा नहीं होता है, छोटे चीज़ें ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं आपको लगता है कि सही आंसर है, आप आँख बंद करके फिनिश कर देते हो, लेकिन बाद में वही क्वेश्चन और आंसर आपके गलत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बारीकी से आप पढ़ें और क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन को समझ के आंसर करें, ठीक है। चलिए इसका आंसर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि टिश्यू रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच अकर्स इन द, ठीक है।
टिश्यू, एक चीज़ पहले बता देता, टिश्यू रिपेयर या फिर क्या बोलें, बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं वो टिश्यू का रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। और बॉडी बिल्डिंग फूड या चीज़ किसको बोलते हैं, प्रोटीन को बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है, अगर कहीं आप टूट फूट जाते हैं तो अगर आपका स्किन में लेसरेशन हो गया, कट लग गया, चोट लग गई, ठीक है, टूट फूट गया, टिश्यू इंजर्ड हो गए, तो उसको रिपेयर जो करता है उस फूड का नाम है, उस फूड कंटेंट को बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन नहीं रहेगा तो रिपेयरमेंट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टिश्यू रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू द प्रोटीन सिंथेसिस विच अकर। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है कहाँ पर होता है, और ये प्रोटीन जो है टिश्यू के रिपेयरमेंट में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, क्वेश्चन घुमाया है, कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, सिंपल सा आंसर है राइबोसोम। हमने पहले ही बोल रहा है कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं राइबोसोम, पर वो राइबोसोम से जो प्रोटीन बनता है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज करते हैं, ना कि कोई दूसरा चीज़, ठीक है। गोल्जी अपरेटस, प्रोटीन का कोई रोल नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई रोल नहीं। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो सेकेंड आंसर प्रायोरिटी आप उसको दे सकते हैं। नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था 2017, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पढ़ाई में मज़ा तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं बोर लग रहा हो। बोर नहीं होते, पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी बोर नहीं होते, ठीक है। चलो करेक्ट आंसर लगाते हैं राइबोसोम। पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी बोर नहीं होते भाई। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको भविष्य में काम आएंगे। अगर आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, नर्सिंग फील्ड से हैं, पैरामेडिकल फील्ड से है, आपको ये चीज़ ज़िंदगी के हर स्टेप में आपको देखने के मिलेंगे, जब तक कि आपको कोई एक प्रॉपर जॉब नहीं मिल जाता। जॉब मिल जाने के बाद भी आपको आपके सीनियर के द्वारा या फिर कोई कलीग्स के द्वारा बार बार पूछे जाएंगे। आपके जूनियर्स भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रोटीन निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है। ये सारे कुछ तो नॉर्मल चीज़ें हैं, तो अपना कंसेप्ट क्लियर रखें। क्वेश्चन नंबर 17, विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी। कोई भी सेल को काम करने के लिए कौन सा मीडियम सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम गलत हो जाएगा। एसिडिक जो होता है, एसिड होता है जनरली चीज़ों क्या होता है, जला देता है, ठीक है। अम्ल जिसे आप बोलते हैं। न्यूट्रल में तो कोई चीज़ हो नहीं पाया, सिंपल सी बात है, न्यूट्रल भी जरूरी नहीं है। हाँ, न्यूट्रल से थोड़ा सा क्या, हल्का सा एसिडिक चल जाएगा या हल्का सा एल्कलाइन चल जाएगा। जनरली जो सेल काम करता है हल्का सा एल्कलाइन या बेस, ठीक है, क्षार बोलते हैं जिसे आप, ठीक है, हल्का सा क्षारीय अवस्था जो फ्लूइड का रहे, उस अवस्था में हमारा सेल एक्टिविटी होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखना। तो आपका एसिडिक इन्वायरमेंट में भी नहीं करेगा, न्यूट्रल इन्वायरमेंट में भी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी क्या देखो, बेसिक मीडियम, ठीक है, बेस या फिर एल्कलाइन मीडियम। हाँ, इस मीडियम में ये काम करता है। सेल हमारा अच्छे से काम कौन से मीडियम में करता है, बेस मीडियम में काम करता है, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। चलो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या बोल रहा है कि द pH ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉर्मली सेलुलर एक्टिविटीज अराउंड 7.2, जो हल्का सा क्या है, क्षार है या बेस है, ठीक है। एक्सेप्ट लाइसोसोम, और ठीक है, लाइसोसोम का जो pH होता है लगभग 5 के बराबर होता है, ठीक है। और ये न्यूट्रल और इवन स्लाइटली एसिडिक 6.95 में बी रिजल्ट इनटू कोमा और डेथ, ठीक। बहुत बड़ी चीज़ बोल दी यहाँ पे, ठीक है। ये जो काम आप देखो, अभी तो ये सेलुलर लेवल पर पढ़ रहे हैं हम, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत बहुत से इसमें मेटाबॉलिक के डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। एसिडोसिस, एल्कोलोसिस, ये चीज़ें होने लगती हैं पेशेंट में, तो एक वो बहुत ही मेडिकल कंडीशन होता है जिसको मैनेज करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है, ठीक है ना। कारण कि ये सेल ज़्यादा एसिड इन्वायरमेंट में भी काम नहीं कर सकता और ज़्यादा एल्कलाइन इन्वायरमेंट में भी नहीं काम कर सकता, ठीक है। जैसे कि देखो साइटोप्लाज्म का जो pH होता है 7.2 लगभग क्या है, देखो 7 जो होता है, 7 pH स्केल में आप 7 को देखोगे तो वो जनरली न्यूट्रल माना जाता है,
ठीक है ना। न्यूट्रल इसलिए माना जाता है कारण कि आपका पानी हो गया न्यूट्रल अवस्था, ठीक। 7 से अगर कम है, 6 है, 5 है, 4 है, तो ये एसिडिक माना जाता है, ठीक है। अगर इसका स्कोर 7 से ऊपर है तो इसको एल्कलाइन माना जाता है, ठीक है ना। तो जो आपका साइटोप्लाज्म है, सेल के भीतर प्रेजेंट जो फ्लूइड है, उसका पीएच जो होता है, ठीक है ना, उसका पीएच लगभग 7.2 के लगभग होता है। और इस स्थिति में आपका सेल नॉर्मली फंक्शन करता है और इसके लिए सुटेबल भी है लाइसोसोम को छोड़ के। लाइसोसोम क्यों उसका पीएच एसिडिक है, 5 है, 7 से बहुत कम है, ठीक है, 5 इसलिए एसिडिक है। और उसका एक कारण है, लाइसोसोम जो होता है किलिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसको गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है। ये सेल के भीतर जितने भी टॉक्सिसिटी है उसको साफ सफाई का काम करता है, इसलिए इसको गार्बेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना, लाइसोसोम को, ठीक। अब लाइसोसोम क्या है, कभी कभी रेडिएशन या मेडिसिन एंटीबायोटिक की वजह से क्या हो जाता है, ये बस्ट हो जाता है। बस्ट होने की वजह से क्या होता है, पूरा सेल नष्ट हो जाता है। सेल नष्ट होने का कारण यही पीएच लेवल है। कितना पीएच है, 5। ये पीएच हाईली एसिडिक है, ठीक है। हाईली एसिडिक होने का पूरा सेल नष्ट हो जाता है। और दूसरी बात अगर आप देखो, ठीक है, अगर मान लो कि अगर सेल का पीएच अगर आपने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया या फिर उसको एसिडिक कर दिया, तो सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा और वो पर्पसलेस हो जाएगा। तो इसलिए सेल बेस्ट कौन से पीएच पे काम करता है, 7.2 एल्कलाइन बेस, ठीक है। एल्कलाइन, हल्का सा एल्कलाइन होता है तब जाके अच्छा काम करता है। चलिए, इसका आंसर आपने क्या दे दिया, बेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 7.0 इज ए नॉर्मल पीएच ऑफ द, जो 7 न्यूट्रल जो जनरली होता है वो किस चीज का पीएच होता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको चूज करना, ठीक है। चलिए, ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन, पहला क्या बोल रहा है, ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन। टेस्टी जो होता है, ब्रोस्टेट जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। उस ब्लड वेसल्स में जो ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, उसका पीएच क्या 7.0 होता है, नहीं। ब्लड भी आपका क्या है, हल्का सा एल्कलाइन होता है। फ्लूइड विद इन द टिपिकल सेल, सेल के भीतर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, हाँ वो भी फ्लूइड मतलब वाटर की बात हो रही है, याद रखना, ठीक है ना। आप फ्लूइड अंदर जो सेल के भीतर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, हाँ वाटर का कितना होता है, 7.0 होता है, सिंपल सा। ब्लड इन द रीनल आर्टरी, किडनी के अंदर जो आर्टरी गई हैं वो वाला ब्लड का पीएच कितना होता है, सारे ब्लड का पीएच हल्का सा एल्कलाइन ही होता है। यूरिन एसिडिक होता है, ठीक है। तो जनरली देखा जाए तो ये तीनों आंसर आपके गलत हैं। बी आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है ना। बी आंसर आपका कैसा रहेगा, सही रहेगा। सेल के भीतर प्रेजेंट जो फ्लूइड है, वाटर है, वो क्या होता है, 7.0 पीएच होता है, ठीक है ना। और सिंपल सभी को पता है कि यार वाटर का जो पीएच होता है न्यूट्रल होता है, तो उतना दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सेल कौन से पीएच पे सही एक्टिविटी करता है, तो आपको 7.2 लिखना है, ठीक है ना, जो हल्का सा बेस होता है। चलिए, नागपुर एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप क्या बोलता। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हाउ मच वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल ऑफ आवर बॉडी। सेल के भीतर, ठीक है, एक इंसान के सेल के भीतर इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड के बारे में भी जानकारी ले लो, ठीक है। फ्लूइड क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। सेल के भीतर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और सेल के जो बाहर प्रेजेंट होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो फ्लूइड ज़्यादातर कौन सा होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, ड्यूटोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म, ये जितने भी मैट्रिक्स वगैरह सारे जो सेल के भीतर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो सारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जो दो सेल के बीच में जो
सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। उस स्पेस में जितना वाटरी फ्लूइड होता है, प्लाज्मा फ्लूइड होता है, वो सारे फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि सेल के भीतर कितना वाटर है, कितना परसेंटेज वाटर प्रेजेंट होता है, उसको आप बताएं। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या बोल रहा है 25%, बी बोल रहा है 50%, सी बोल रहा है 70% और डी बोल रहा है 80%, ठीक है। चलिए देखते हैं। 25% पॉसिबल ही नहीं है, जिंदा नहीं रह पाएगा इंसान इतने में, कट हो गए। 50% बिल्कुल सही। 50 से 60, कुछ कुछ बुक में आपको 65% मिल जाएगा, किसी में 60% मिल जाएगा, ठीक है। तो 50 से 60% वाटर जो है आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 50 आंसर क्यों है उसका भी अपन देख लेंगे, लेकिन 70% नहीं है। 70% तो टोटल वर्ल्ड में है, ठीक है। 80% नहीं है, तो इन दोनों का आंसर कलेक्ट हो जाएगा। 50% सिर्फ इसलिए बोला गया है इसमें, देखो टोटल पूरे बॉडी में देखा जाए, टोटल बॉडी में देखा जाए तो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड अलग है, वेसल्स के भीतर बहने वाला फ्लूइड जो आपका जनरली ब्लड होता है, ठीक है। कैविटी में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड में आते हैं जो, ठीक है। हमारे बॉडी में अलग अलग कैविटी, उनके अंदर ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है। इन कैविटीज़ में प्रेजेंट आपके जो फ्लूइड है वो अलग हो जाते हैं, तो इनको अलग कर दो, ठीक है। इंट्रावस्कुलर फ्लूइड को अलग कर दो, तो उसके बाद जो बच जाता, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी अलग कर दो, तो बचता है सेल के भीतर वाला फ्लूइड सिर्फ, ठीक है ना। तो वो 15% आपके अलग हो जाएंगे, तो बच जाएंगे 65। टोटल आपके बॉडी के भीतर 65% वाटर है। अब 15% में कौन कौन आ जाएंगे, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद कैविटी के भीतर प्रेजेंट फ्लूइड, आँख के अंदर प्रेजेंट भी है इंट्राओकुलर फ्लूइड, ठीक है। एक्वस फ्लूइड और वाटर फ्लूइड दोनों होता है, ठीक है ना। वाटर फ्लूइड होता है आपके ब्लैडर में प्रेजेंट है, यूरिन, ठीक है। वो सारे फ्लूइड अलग कर दो तो 15% वो सारे अलग हो जाते हैं, बच जाते हैं सिर्फ 50, ठीक है ना। तो ये जो 50% फ्लूइड है ये आपके सेल के इंट्रासेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ आप किसको लगाएंगे, नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप जैसे पढ़, साइटोसोल इंट्रासेलुलर फ्लूइड, द फ्लूइड पोर्शन सेल कंस्टिट्यूट्स 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। साइटोसोल में लगभग 90% वाटर है और 10% दूसरे चीज़ होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और आयरन और वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड 50 से 55% होता है, ठीक है ना। सिर्फ इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हटा दो, ठीक है। चलिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लगभग 10 से 15% होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर 50%। आप ये सारे कुछ आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अगर यहीं पे क्वेश्चन आपको बदल दे कि कितना परसेंट फ्लूइड, ठीक है, कितना परसेंट फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है बॉडी के भीतर, तो अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो उसमें आप सारा कुछ काउंट करो, कैविटी फ्लूइड कितने हैं, ठीक है, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड कितना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो आप लगभग 50 के ऊपर जितने भी काउंट आएंगे आपके, 60 आया 65 आया, तो दोनों में से करेक्ट आएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी आप 65 को दो, फिर 60 को दो, को दोनों में से कोई एक है तो किसी एक को दो। तो इस तरह से आपको क्या है, एक जजमेंट लेना है एग्जाम के टाइम में और वो आपको करेक्ट आंसर करना है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ पे है, ठीक। एक्वा स्पोरिन, एक्वा स्पोरिन क्या होता है, एक्वा मतलब वाटर, स्पोरिन्स दैट इज मीन्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक्वा स्पोरिन क्या है, सोडियम चैनल है, नहीं सोडियम को तो जरूरत ही नहीं है, वाटर की बात कर रही है। पोटेशियम, पोटेशियम की बात भी नहीं हो रही, क्लोराइड, क्लोराइड की बात भी नहीं हो रहा है, तो तीनों आंसर आप गलत करो। वाटर, वाटर कहाँ पे, वाटर चैनल है एक्वा स्पोरिन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी, बिल्कुल सही बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्रोमोसोम और डीएनए से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमोसोम और डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कंटेन, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है निम्नलिखित, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो नीचे दिए गए सारे ऑप्शन में से आप बताएं कि क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। चलिए देखते हैं, डीएनए, आरएनए, बोथ और नॉन ऑफ दी अब, ठीक है। तो इनमें से आप चीज़ देखो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए, ठीक है, डीएनए करेक्ट आंसर है, पहले से ही बता दे रहे हैं हम, ठीक है। ज़्यादातर देखो डीएनए के अंदर ही आपका आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो दोनों
कट कर दो, ठीक है। आंसर आप डीएनए लिखो, डीएनए के अंदर ही आरएनए है, तो क्रोमोसोम के भीतर क्या प्रेजेंट है आपका, डीएनए, दैट इज अ इम्पोर्टेंट जेनेटिक मटेरियल। चलिए सिंपल सा आंसर, उसको आप समझाने को तो जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, देखो द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की बात हो रही है, इज कंटेन, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या कंटेन करके रखा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है जनरली, ठीक है। क्या बोला गया, एक ही आंसर है, देख सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको बार बार पूछा जा रहा है। चलिए सिंपल सा आंसर है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज कंटेन इन, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, निम्नलिखित चीज़ों में से आप सबसे पहले ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए क्रोमेटिन, धागेनुमा स्ट्रक्चर है, हाँ इसमें होता है, क्रोमेटिन में भी डीएनए होता है, क्रोमेटिन के अंदर ही आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में भी प्रेजेंट है, कारण कि न्यूक्लियाई के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के, ठीक है। सबसे पहले देखो यार, लास्ट है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे पहले देखो कंसेप्ट वाली चीज़ है, आंसर तो सारे सही हैं, पहली बात याद रखना, आंसर सारे सही हैं, लेकिन आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि चीज़ें कौन सा सही होगा, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई के अंदर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के भीतर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर किसको लगाओगे, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को लगा दिए तो ये सारे तीनों चीज़ें आपके कवर हो जाएंगे, इसलिए आंसर आपको क्या है बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ बच्चों, यही तो सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे फाइंड आउट करना, आपको सारे सही आंसर दिए गए, गलत आंसर थोड़े हैं, सारे चारों के चारों आंसर आपके सही हैं, पर आपको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट जो प्रायोरिटी वाइज है 100% जो क्लियर और सही आंसर है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपने अहमियत जिसको दिया उसको सही आंसर लगा, तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस को अहमियत दिया, कारण कि न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के भीतर क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के भीतर डीएनए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो न्यूक्लियस में ही कवर हो गया, इसलिए आपका आंसर डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं, ऑलरेडी हमने 32 मिनट या आधा घंटा लगभग तो हमने पढ़ा दिया, 10-15 मिनट के बाद हम क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा स्ट्रैंड डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखता है, ठीक है ना। क्या बोला गया, इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो क्या करता है, डीएनए को अपने अंदर, डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। डीएनए में जनरली आप देखे होंगे अलग अलग साइटोसिन, थाइमिन वगैरह, अलग अलग 2 प्यूरिन्स और 2 पिरामिडिन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले राइबोसोम देखो, राइबोसोम का मतलब ही नहीं है डीएनए से, ठीक है ना। न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस के भीतर है क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। हल्का सा सेकेंड प्रायोरिटी दे सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है, ठीक है ना, आरएनए होता है, इसलिए उसको सेमी कंडक्टेड ऑर्गन बोलता है, अर्धस्वचालित अंग कहते हैं कोशिका में। लेकिन आपका जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए में पाया जाने वाला एक जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समाहित करके रखता है, इसलिए इसका आंसर जो रहेगा आपका क्रोमोसोम, डीएनए से रिलेटेड, सिंपल सा, अगर आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो डीएनए से रिलेटेड क्रोमोसोम, ठीक, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है। जोधपुर नर्सिंग स्टाफ ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया 2018, ठीक। सबसे इजी क्वेश्चन में चलते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये किसी ने इसका आंसर नहीं दिया तो सबसे वो तो क्या बोला, उसके आरती उतारेंगे अपन कभी कभी ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन ही आपको बहुत बहुत डाउटफुल में रख देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बारीकी से पढ़ें भाई, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ों को अपन ऐसे देखें कि हाँ ईजी है, ठीक है, टिक कर दो, हटा दो, ऐसा नहीं, ठीक है ना
बात कहने का हो जाता है कि यार इसको नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। हर चीज़ को आप फोकस करके पढ़ो। चलिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नॉर्मल ह्यूमन सेल इज, ठीक है, इंसान के सेल के भीतर कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सिंपल से हिंदी मैंने अनुवाद करके रखा, ठीक है, 46, 48, 50, 52, ठीक है। आँख बंद करके लगाए, चलो लगा दो इसको। 46 क्रोमोसोम, 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। 23 नंबर को हम क्या बोलते हैं, लिंग क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, जो डिफाइन करता है कि गर्ल्स होगा या बॉयज़ होगा। एक्स एक्स है तो गर्ल्स, एक्स वाई क्रोमोसोम है तो बॉयज़, ठीक है ना। इस तरह से अगर वो 23 पेयर है तो उसको एक एक करके काउंट करेंगे आप तो 46 हो जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे वो सेम अगर बोल देता हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन सेल, तो अगर वो 23, 24, 26 ऐसे रहता तो आपको 23 पे टिक मारना था, ठीक है ना। उस पर आपको उस ऑप्शन को चूज़ करना है। तो आपको क्या है, दिमाग चलाते आना चाहिए, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मच जीन्स, ये बड़ा चीज़ है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, जीन। जीन देखो कोडिंग, प्राइमेडिन्स और प्यूरिन्स का कोडिंग किया हुआ एक तरह का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जीन, ठीक है ना, जो आपके क्रोमोसोम नहीं बोले हैं, ठीक है ना, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना, आपने देखा एक्स वाई एक्स एस, ये सारे क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जीन के अंदर ही आपका क्या है, डीएनए प्रेजेंट रहेगा। तो आप देखो इसमें क्या रहेगा, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, ठीक है। जनरली इसका इनिशियल प्रेडिक्शन ऑफ ह्यूमन जीन्स आर 1,00,000, नाउ इट्स रिवाइज एंड एस्टिमेटेड 20 to 20,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स, ठीक है ना। जिसमें क्या बोला गया है, अभी तक सिर्फ 1,00,000 जीन का पता लगाया गया है, जिसमें से 20,000 से लेकर 25,000 जीन के कोडिंग पता किया गया। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई अभी तक सिर्फ इंसान के ना सिर्फ 1,00,000 जीन के बारे में पता, और 1,00,000 जीन में से भी 20 से 25,000 जीन का पूरा स्ट्रक्चर पता। अभी भी मतलब 75,000 समथिंग जितने भी जीन हैं उनका कोडिंग ही नहीं पता। जिस दिन ये सारे कोडिंग पता चल जाएगा ना इंसान को या साइंटिस्ट को, उस दिन वो इंसान बना लेगा। इंसान के जीन बना लिया तो धीरे धीरे वो सेल भी ग्रोथ करा लेगा और सारी चीज़ करा लेगा। और बहुत सारे जेनेटिक डिसीज़ उनके भी वो ट्रीटमेंट खोज लेगा। बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक दैट इज़ ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप सबको पढ़ना चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 इस पे आता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर या अदर इज अकम्प्लिश्ड बाय, ठीक है, किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अगर पापा का बाल हरा है हरा बाल किसी का नहीं होता, पापा का बाल काला है, ठीक है, पापा के हेयर हरे हैं, मम्मी के हेयर जो है भूरे कलर के हैं, तो वो डिसाइड दोनों में से एक तो रेसेसिव हो जाता है, ठीक है, और एक क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, जो दिखता है, और एक जो हाइड हो जाता है। अगर जीन को अगर पापा का जीन एक्टिव है तो उसका क्या हो जाएगा, बच्चे का जो हेयर कलर रहेगा वो ब्लैक रहेगा। अगर मदर का जीन एक्टिव आया तो वो किसका रहेगा, मदर का हेयर ब्राउन है तो बच्चे का ब्राउन रहेगा। और दोनों ने कंबाइन हो गया तो कुछ हेयर ब्राउन कुछ हेयर आपका ब्लैक। इस तरह से वो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचता है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा पहुंचता है, ये पूछा है क्वेश्चन हमारा। तो इसमें देखते हैं, मैसेंजर डीएनए नहीं, बिल्कुल गलत है। ट्रांसफर डीएनए बिल्कुल गलत, ये दोनों के नहीं होगा। डीएनए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। डीएनए के बारे में आप देखो, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड और हाईली मॉलिक्यूलर वेट कंसिस्ट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। These nucleotides arrange as a two long chain twist around each other to form a double helix joined by the hydrogen bond between complementary base pair AGT, A or T and C or G,
ठीक है, ये प्यूरिन्स और pyrimidines हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। साइटोसिन, थायमिन वगैरह जो आपने पढ़े हैं, ग्वानिन, ये सारे वही हैं। DNA present in chromosome of cell is the chemical basis of heredity and carry the genetic information of all organism except RNA virus। ठीक है, RNA वायरस को छोड़ दो, जिसके उसमें क्या होता है, RNA वायरस जो होता है जनरली वो क्या मिक्स्ड और अनकोडेड, नहीं कोडेड है लेकिन मिक्स है और इंटरप्टेड है, पूरी तरह से वो क्लियर RNA नहीं होता, ठीक है ना। जिस वजह से वायरस के अंदर क्या होता है, मिक्स होता है, करप्टेड RNA होता है, इसलिए उसमें नहीं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है कि DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के जो होता है वो क्या होता है, मुड़ी हुई एक धागे की संरचना होती है, ठीक है ना। और अगर इसको हम खोलें तो ये डबल हेलिक्स, ठीक है ना, दोहरी स्टैंड वाले जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाता है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपके अलग अलग प्रोटीन, 2 pyrimidines और 2 प्यूरिन्स उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। जिसमें साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा रहता है, आर्जिनिन थायमिन के साथ जुड़ा रहता है, ये बात याद रखना, ठीक है। DNA जो होता है क्रोमोसोम में उपस्थित होता है, पहली बात, ठीक है। क्रोमोसोम हमारे पास कितना, 26 क्रोमोसोम का हर पोर्शन अगर आप कट करके देखोगे तो उसके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, DNA मिल जाएंगे, ठीक है ना। DNA को और छोटा करके देखोगे क्या मिल जाएगा आपको, न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स को और आप निकाल के देखोगे पतला सा उलझा हुआ डबल हेलिक्स मॉडल आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। तो इसमें से सबसे करेक्ट आंसर हमने DNA दे रखा है, तो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये जो सीक्वेंसिंग होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है जनरली, ठीक है ना, कोडिंग होता है प्यूरिन्स और pyrimidines का, स्पेसिफिक कोडिंग होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। कभी हम जेनेटिक पढ़ेंगे तो उसमें अपन और अच्छे से इसको डिस्कशन कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आज 40 मिनट्स तो हो गए, तो आज के लिए इतना ही। एक काम करेंगे, हम आने वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 हम स्टार्ट करेंगे, और कल सेम टाइम पे हम फिर से क्लास लेंगे और आगे के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है, कुछ चीज़ ऐसा है कि हाँ बाउंसर गया, तो उसके लिए है अपने पास इलाज, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हो सर इसका मतलब क्या था, हम कमेंट में ही उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका एक तो क्या डाउट क्लियर हो जाया करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से हमारे जो एक हमने टारगेट बना के रखा कि यार आने वाले 6 महीने में पूरा एक सिलेबस कवर करें, तो वो भी हम कवर कर पाएंगे। इस तरह से आप 6 महीने के अंदर ही आप पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जितने भी चीज़ें हैं आप अपने अंदर सीख पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई पढ़ते रहें, एंजॉय भी करते रहें, ठीक है, और बने रहें हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।